नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों को कवर करेंगे। पहले हम भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों को डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें कवर करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बने, पर आप पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मिट्टी, जिसे मृदा कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मृदा भूमि पर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। जो आप पृथ्वी के धरातल पर देखते हैं दानेदार परत, वही मृदा कहलाती है और इसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने और जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, इनके गलने सड़ने के बाद जो इनका अंश बचता है, इससे मिलकर मृदा का निर्माण होता है। और मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी में तो आसान ही है कि इसे मृदा विज्ञान कहते हैं, पर कई बार ये इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को इंग्लिश में पेडोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। तो इसे आप कैसे याद रख पाएंगे? देखिए इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। अगर आप पहले 3 वर्ड देखें तो PED पेड़, तो आपको पता है पेड़ पौधे कहाँ पर होते हैं? तो मिट्टी में ही होते हैं। तो पेडोलॉजी के पेड़ से आप याद रख पाएंगे कि ये मृदा में ही होते हैं, तो इसे पेडोलॉजी कहते हैं। तो आगे है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। याद रखिएगा कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो ये सभी 8 वर्गों को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से वर्ग हैं। तो सबसे पहला है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी है लेटराइट मिट्टी, पाँचवीं है पर्वतीय मिट्टी, छठी दलदली मिट्टी, सातवीं मरुस्थलीय मिट्टी और 8वीं लवणीय मिट्टी। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। तो उसके आगे है कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ 4 प्रकार की हैं। वैसे तो पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, पर ये 4 प्रकार की मिट्टियाँ जो हैं ये भारत में आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं और इन्हीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी हम 8 प्रकार की मिट्टियों को पढ़ेंगे, पर इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर है लाल मिट्टी, मतलब जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी के बाद काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और काली मिट्टी के बाद लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये इनका क्रम है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी, फिर काली, फिर लेटराइट मिट्टी। तो उसके बाद है कि भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। तो भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी मिट्टियों में ये 3 तत्वों की कमी होती है। कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों की कमी होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तो आपने सुना होगा। यह ह्यूमस क्या है? तो अब हम ह्यूमस देखते हैं। तो यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने यानी कि विघटन के बाद जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। अभी हमने मृदा की डेफिनेशन देखी, उसमें हमने देखा ना कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानों के टूटने फूटने, और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं उनके गलने सड़ने के बाद जो अंश बचता है उसी से मृदा का निर्माण होता है। तो वही जो पेड़ पौधे तथा जंतु का जो गलने सड़ने के बाद जो अंश है उसी को ह्यूमस कहते हैं और इसे जीवांश भी कहते हैं। याद रखिएगा। तो हमने देख लिया कि भारत की मिट्टियों में तीनों तत्वों की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। तो सबसे पहले हम देखते हैं
जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, मतलब कि ये भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करती है। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा कि दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी होती क्या है? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत होते हैं वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो नदियाँ क्या करती हैं? पहाड़ों से छोटे छोटे कंकर, वहाँ के अवसाद, मिट्टी, कचरे को लाकर नीचे मैदानी भागों में जमा कर देती हैं। तो वहाँ से जो वो मिट्टी, अवसाद, कचरे को लाकर मैदानी भागों में जमा कर देती हैं, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगर आप जलोढ़ को तोड़ेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे, तो वो क्या होगा? जल प्लस ओढ़, जल प्लस ओढ़। तो ये क्या है? तो जो जल द्वारा मिट्टी लाकर नीचे मैदानी भागों में ओढ़ा दी जाती है, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसे आप आसानी से समझ गए होंगे। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये भी याद रखिएगा कि जो भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, ये कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। तो ये कौन कौन से क्षेत्रफल को कवर करती है? तो भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान और साथ ही साथ तटीय मैदान को ये कवर करती है जलोढ़ मिट्टी। संपूर्ण उत्तरी भारत को, मतलब कि उत्तरी मैदान को, और साथ ही साथ तटीय मैदान को ये कवर करती है। और इसमें क्या प्रचुरता होती है, मतलब इसमें अधिकता क्या देखने को मिलती है? तो चूना तथा पोटाशियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, चूना तथा पोटाशियम। और इसमें कमी किसकी होती है? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भारत में लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो इसमें भी यही कमी है। तो आगे है, ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। तो ये धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी इसमें की जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। तो अभी हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझा। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ये दो प्रकार की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक प्रकार को कहते हैं बांगर और दूसरे को कहते हैं खादर। तो ये जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार हैं। तो इसे बांगर और खादर क्यों कहते हैं? बांगर यानी कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, और खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसे हम भंगार कहते हैं ना, भंगार। तो उसी से आप रिलेट करेंगे बांगर, तो इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो बांगर और खादर क्या होता है, ये मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो जो ये आप मैप देख रहे हैं, ये है बिहार का मैप। आपको पता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि नेपाल द्वारा ऊपर से पानी छोड़ दिया जाता है, जिस कारण ये जो आप एरिया देख रहे हैं डार्क ग्रीन, ये हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर साल नदियों द्वारा मिट्टी लाकर बिछाई जा रही है। तो इसे हम कहेंगे खादर, क्योंकि यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी आ रही है ना, हर साल बाढ़ से ये एरिया प्रभावित रह रहा है। तो नेपाल द्वारा, मतलब वहाँ से नदियों द्वारा मिट्टी लाकर यहाँ पर बिछाई जा रही है, तो इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। और बाकी का ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पैरेट ग्रीन, ये एरिया हर साल बाढ़ से प्रभावित नहीं रहता। कई कई बार क्या होता है, 5-7 सालों बाद, कि भारत की नदियाँ भी उफान पर हैं, यहाँ पर भी पानी पूरा लबालब भरा हुआ है, और ऊपर से नेपाल भी पानी छोड़ देता है। तो जिस कारण क्या होता है कि ये पूरा का पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। तो ये एरिया तो हर साल प्रभावित हो ही रहा है, पर ये एरिया भी प्रभावित हो जाता है इसके साथ साथ। तो इससे हम कहेंगे बांगर, क्योंकि हर साल ये प्रभावित नहीं हो रहा। अब एक साल बाद, मतलब 5 साल बाद प्रभावित हुआ, फिर उसके 7-8 साल बाद फिर प्रभावित हुआ, तो इसे हम कहेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर। पर ये एरिया जो है ये हर साल बाढ़ से प्रभावित हो रहा है। हर साल यहाँ पर नदियों द्वारा मिट्टी बिछाई जा रही है, जिससे हम कहेंगे नई जलोढ़ मिट्टी, तो इसे हम कहेंगे खादर। तो आशा करता हूँ आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि जो हर साल एरिया बाढ़ से प्रभावित रहे, जहाँ पर नदियों द्वारा मिट्टी लाकर बिछाई जाए, उसे हम नई जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, खादर कहेंगे। और जो एरिया इससे दूर हो, मतलब हर साल बाढ़ से प्रभावित ना हो, उसे हम कहेंगे बांगर। तो जलोढ़ मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो काली मिट्टी है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो लाखों साल पहले क्या हुआ, जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब कि दक्षिण भारत है, यहाँ पर इस रीजन में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। तो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो जो उसका लावा है ये पूरा इस एरिया में फैल गया। जहाँ पर आप देखते हैं काली मिट्टी पाई जाती है, इस एरिया में फैल गया। तो जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ
उसके बाद उसमें से लावा निकला, तो वही लावा जब ठंडा हो गया, ठंडा होकर जम गया, तो उसी से बेसाल्ट चट्टानें बन गई। तो लावा जब ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जम गया, तो उसी से बेसाल्ट चट्टानें बनी। अब यही बेसाल्ट चट्टानें जब टूटती फूटती हैं तो उन्हीं से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी के विस्फोट से बेसाल्ट चट्टानें बनी और उन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया आपको कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। तो लावा मिट्टी इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण लावा से ही हुआ है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। और कपास की मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है, इसीलिए इसे कपास की मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें उपस्थित होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? इसमें वर्ड है ना मैग्नेटाइट, तो आपने देखा होगा मैग्नेट को, मैग्नेट ब्लैक कलर का होता है ना, आपने राउंड मैग्नेट को देखा होगा, ये वाला, ये ब्लैक कलर का होता है। तो इसी से आप रिलेट करेंगे, इसमें वर्ड है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। मैग्नेट कौन से कलर का होता है? तो ब्लैक कलर का होता है। तो इससे आपको पता रहेगा कि काली मिट्टी में मैग्नेटाइट उपस्थित होता है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। ये तो ट्रिक है। उसके बाद हम देखते हैं कि काली मिट्टी किस किस क्षेत्र में फैली हुई है। तो यह है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में फैली हुई है। और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। अगर हम बात करें कि काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, मतलब कि कपास की खेती काली मिट्टी में ही की जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये काली मिट्टी है जिसमें क्या हुआ, दरारें पड़ गई हैं, जिस कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खेत की जुताई हुई है, पर नहीं, ये काली मिट्टी में दरारें पड़ने के कारण ये ऐसा लग रहा है कि जुते हुए खेत की मिट्टी है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि काली मिट्टी को ही जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भारत में जहाँ पर कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही मिट्टी का रंग लाल होता है। तो फेरिक ऑक्साइड लोहे का ऑक्साइड है, तो आपको पता होगा कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका रंग भूरा लाल हो जाता है। तो उसी प्रकार फेरिक ऑक्साइड जिस मिट्टी में होगा उस मिट्टी का रंग लाल हो जाएगा। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। तो याद रखिएगा कि इसमें अधिकता किसकी होती है? तो लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। और यह मिट्टी भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। पर आपको ये सभी राज्य याद नहीं रखने, आपको याद क्या रखना है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कि सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। और जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही पूछा जाएगा। तो लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, इस एरिया में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो जो लाल मिट्टी होती है इसमें बाजरे की खेती के लिए ये काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। और जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी कि जलयोजित अवस्था में होती है, तब यह पीली दिखाई पड़ती है। आपने पीली मिट्टी के बारे में भी सुना होगा। तो यही लाल मिट्टी जब इसमें यह जल को पूरी तरह सोख लेती है, जलयोजित अवस्था में होती है, तो ये पीली दिखाई पड़ती है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और साथ ही साथ अत्यधिक गर्मी पड़े। मतलब कि जहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और इसी लेटेराइट मिट्टी को मखरेली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मखरेली मिट्टी। और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। अगर इसमें लौह ऑक्साइड होता है तो इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है, क्योंकि जिस मिट्टी में लौह ऑक्साइड होगा उस मिट्टी का रंग लाल होगा।
तो यह मिट्टी भी लाल रंग की होती है, लेटराइट मिट्टी। तो इस मिट्टी में निक्षालन, जिसे इंग्लिश में लीचिंग कहते हैं, की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो निक्षालन की प्रक्रिया क्या है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये मिट्टी कहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी। तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, जो मिट्टी के ऊपर पोषक तत्व होते हैं वो पानी में घुलकर बह जाते हैं। तो जिस कारण ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो जल में घुलकर बह जाते हैं। इसी को निक्षालन की प्रक्रिया कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद यह मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है? तो यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो जो ये भारत का पश्चिमी घाट है यहाँ पर, और साथ ही साथ उड़ीसा, मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। तो आपको ये सभी राज्य याद नहीं रखने, बस आपको ये याद रखना है कि जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है वो केरल में देखने को मिलता है। मतलब कि केरल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भारत में लेटराइट मिट्टी का विस्तार केरल में ही देखने को मिलता है। और लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, मतलब कि जो पेय पदार्थ हैं, और साथ ही साथ इलायची, काजू की खेती के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है लेटराइट मिट्टी। तो इसके बाद है कि लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो यह है लेटराइट मिट्टी। इसे तो और आप आसानी से याद रख पाएंगे। कैसे? क्योंकि लेटराइट के पीछे ही ईंट, आप देख रहे हैं ना, लेटराइट, इसी से बनती है ईंट। तो ये आप और आसानी से याद रख पाएंगे। तो लेटराइट मिट्टी के बाद अब देखते हैं लवणीय मिट्टी। जैसा कि नाम से क्लियर है कि जिस मिट्टी में लवण यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा हो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। और साथ ही साथ लवणीय मिट्टी को रेह, कल्लर और ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि भारत के अलग अलग राज्यों में ये लवणीय मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो रेह, कल्लर और ऊसर इसी मिट्टी के नाम हैं। और भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। तो आप ये जैसा कि इमेज में देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद चादर ओढ़ा दी गई हो, पूरा पूरा नमक दिख रहा है। तो यही है लवणीय मिट्टी, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलती है। तो लवणीय मिट्टी के बाद देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। ये तो और आसान है। पर्वतीय मिट्टी तो जो पर्वतों पर पाई जाए। तो इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो पूरा जो उत्तर भारत में हिमालय है ना फैला हुआ, वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। तो जैसा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। तो आपने सुना होगा कश्मीरी सेब के बारे में, बहुत फेमस है कश्मीरी सेब। तो पर्वतीय ढालों पर ही यानी कि पर्वतीय मिट्टी पर ही सेबों की खेती की जाती है। तो हमने 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया। अब बची 2 प्रकार की मिट्टियाँ, इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है और इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। तो मुख्यतः जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसका विस्तार राजस्थान के एरिया में देखने को मिलता है। और मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। तो जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें मोटा अनाज उगाया जा सकता है, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। तो यह है मरुस्थलीय मिट्टी। इसके बाद देखते हैं दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधों के सड़ने के कारण और उसी के साथ अत्यधिक वर्षा हो जाए जिस कारण कीचड़ सा हो जाता है, उसी को दलदली मिट्टी कहते हैं। और दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत की अधिकतर मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, पर दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका तो निर्माण ही पेड़ पौधों के सड़ने के कारण होता है, और पेड़ पौधों के सड़ने के बाद जो अंश बचता है उसे जीवांश यानी कि ह्यूमस कहते हैं, और इसका निर्माण भी पेड़ पौधों के सड़ने के कारण हो रहा है, इसीलिए इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। और दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने पूरे 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो लास्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो जो आप ये इमेज में देख रहे हैं ये है पीएच स्केल। इससे हम किसी भी वस्तु का पीएच मान
यानी कि ये पता लगाते हैं कि वो वस्तु अम्लीय है या क्षारीय है। अगर किसी वस्तु का pH 7 होगा तो वो उदासीन होगी, यानी कि ना ही अम्लीय होगी और ना ही क्षारीय। अगर उसका pH 7 से बढ़ेगा, आगे प्लस में होगा, 8 हो 9 हो pH, तो वो क्षारीय प्रकृति की होगी। अगर उसका pH 7 से कम हो तो वो अम्लीय प्रकृति की होगी। तो मैंने आपको pH स्केल क्यों बताया, क्योंकि जो मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का pH होना चाहिए वो लगभग 6 और 7 के मध्य होना चाहिए, मतलब कि उदासीन होना चाहिए, ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो। पर अगर मिट्टी अम्लीय हो या क्षारीय हो तो उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को कम कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मिट्टी अम्लीय हो, पहले आप देख रहे हैं अम्लीय मिट्टी, अगर मिट्टी अम्लीय हो तो मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है क्षारीय मिट्टी, अगर मिट्टी क्षारीय हो तो उसे क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। दोनों याद रखिएगा, अगर अम्लीय मिट्टी हो तो उसमें चूने का उपयोग किया जाता है अम्लीयता को कम करने के लिए, अगर क्षारीय मिट्टी हो तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सही होते हैं। तो चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो आप बताइए कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो यह है जलोढ़ मिट्टी, ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तीसरा प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस मिट्टी ने कवर किया है, तो यह है जलोढ़ मिट्टी। यही मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और यही मिट्टी भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नवीन यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी, तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। बांगर किसे कहते हैं, भंगार से हम रिलेट करेंगे पुरानी मिट्टी को, तो जो नई है उसे हम कहेंगे खादर। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पुरानी को क्या कहते हैं, बांगर, नई को खादर और पुरानी को बांगर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम, मतलब कि पहले सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, फिर उससे कम उससे कम। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, वो तो है जलोढ़। इसमें जलोढ़ कौन सा है, तो ए और बी दोनों में जलोढ़। तो जलोढ़ के बाद कौन सी पाई जाती है, तो वो है लाल मिट्टी। तो ये है ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, उससे कम लाल, उससे कम काली, उससे कम लेटराइट। यह है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और भी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बताइए कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वोत्तम मिट्टी है, तो यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, मैंने आपको बताया था। और काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो भारत में कहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, मतलब कि इनमें से सभी। तो यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगर ये पूछ लिया जाता कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो वो होता महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार है, पर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों में काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मृदा बनी थी, मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी से लावा निकला, वो ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टानें बनी और उन्हीं के टूट फूट से काली मिट्टी बनी थी। तो काली मृदा इसका सही जवाब होगा, ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम है। तो रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो अम्लीयता को कम करना हो तो उसमें क्या मिलाया जाएगा, तो उसमें चूना मिलाया जाएगा। अगर यही पूछा होता कि क्षारीयता को कम करना है तो उसमें क्या मिलाया जाता, तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता। पूछा हमें क्या है कि अम्लीयता कम करने के लिए, तो अम्लीयता कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
तो ये हमने ट्रिक से पढ़ा था। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। इसी के पीछे ना ईंट, तो ईंट से ही ईंटों का निर्माण होता है, मतलब कि लेटराइट मिट्टी से ही ईंटों का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।